ये देखो, choose the reaction from the following options for which the standard enthalpy of reaction is equal to the standard enthalpy of formation. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में क्या होता है, सब चीजें रिएक्टेंट्स अपने एलिमेंटल स्टेट में होते हैं और प्रोडक्ट का एक मोल बनता है। तो यहां पे पहले केस में देखो, हाइड्रोजन अपने एलिमेंटल स्टेट में है, ऑक्सीजन अपने एलिमेंटल स्टेट में है, वाटर अपने, वाटर का तो ठीक है, प्रोडक्ट है प्रोडक्ट तो जो आपको चाहिए, तो वाटर लिक्विड स्टेट में है। तो जो रिएक्टेंट्स हैं, जिन एलिमेंट से वाटर बना है वो तो एलिमेंटल स्टेट में है, लेकिन देखो यहाँ पे 2 मोल बन रहा है। तो यहाँ पे लेकिन आपको अगर स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन करना है किसी का, तो वो पर मोल जनरली डिफाइंड होता है। तो क्या होगा, इसमें रिलेशन क्या हो जाएगा कि इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच नॉट रिएक्शन है, ये बेसिकली ट्वाइस इनटू डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ वाटर हो जाएगा। हाँ, इसको आधा कर दो तो आपको मिल जाएगा, पर ये रिएक्शन डायरेक्टली डज नॉट रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो ये आंसर नहीं है। यहां पे देखो, ये तो ठीक है भाई, इथेन बन रहा है गैसियस, हाइड्रोजन एलिमेंटल स्टेट में, लेकिन कार्बन का एलिमेंटल स्टेट जो होता है मोस्ट स्टेट, वो होता है ग्रेफाइट। ये जी का मतलब ग्रेफाइट नहीं है, जी मतलब गैसियस होता है। ग्रेफाइट अगर लिखा होगा तो सॉलिड लिखा होगा, एस लिखा होगा, तो ये एस नहीं होने के कारण ये रिएक्शन का डेल्टा एच भी जो है इज नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन C2H6। यहाँ ये 1 मोल जरूर है, लेकिन ये अगर ऐसा होता, 2 कार्बन सॉलिड, ग्रेफाइट, 3 हाइड्रोजन एंड C2H6, तब आप बोल सकते थे कि इस रिएक्शन का डेल्टा एच नॉट इज डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ये हो गया। तो ये भी आंसर नहीं है। ये देखो, ओजोन का 1 मोल बन रहा है, ऑक्सीजन से बन रहा है, ऑक्सीजन अपने एलिमेंटल स्टेट में, तो और ये 1 मोल ही बन रहा है, इसको बोल सकते हैं डेल्टा एच नॉट रिएक्शन इक्वल टू डेल्टा एच नॉट, इस रिएक्शन डेल्टा एच नॉट इज नथिंग बट फॉर्मेशन ऑफ तो ये सही रिप्रेजेंटेशन है। और यहाँ पे रोम्बिक सल्फर, क्योंकि सल्फर का एलिमेंटल फॉर्म होता है, तो इसका SO2 का 1 मोल बन रहा है फ्रॉम सल्फर एंड ऑक्सीजन, और सल्फर अपना एक, सल्फर का स्टैंडर्ड फॉर्म है, एलिमेंटल फॉर्म ये भी, तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच नॉट भी, जो कि SO2 का बनना है, या रोम्बिक सल्फर का कंबशन भी बोल सकते हो, ऑल्दो कंबशन के लिए इसको 1 मोल करना पड़ेगा, पर ये रिएक्शन डेल्टा एच नॉट कैन बी कॉल्ड एज डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ, तो ये भी सही है। तो आंसर C एंड डी हो गया। ये देखो, 2020 में है वो क्वेश्चन। टिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैसिटराइट, SnO2 होता है, by reduction with coke. Use the data given below to determine the minimum temperature in Kelvin at which the reduction of cassiterite by coke
would take place. आपको रिएक्शन होगा SnO2 सॉलिड, कोक मतलब हो गया कार्बन, Sn प्लस CO2। तो ये रिएक्शन तो यही हो गई। अगर ये बोल रहे हैं कि मिनिमम टेम्परेचर पे पॉसिबल हो सके, पॉसिबल होने का स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात हो रही है, तो फॉर दिस रिएक्शन टू बी feasible at standard condition, its delta G naught should be less than 0। इसकी जो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी है वो लेस देन 0 होनी चाहिए फॉर स्पॉन्टेनियस। फिजिबल या स्पॉन्टेनियस, तो चीज तो ये है। अब बात उठती है कि डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा इसका, सीधा तो दिया हुआ नहीं है। डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट होता है। डेल्टा जी नॉट इज डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। तो रिएक्शन रिएक्शन तो अब इसमें डेल्टा एच नॉट रिएक्शन कैसे निकालें? हमें सब सब्सटेंसेस के रिएक्शन हमारी काम की ये वाली है। तो हमें देखो इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है CO2 का, SnO2 का दिया हुआ है, और ये एलिमेंटल स्टेट है कार्बन की और टिन की। तो इनका हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होगा, यानी मैं डेल्टा एच नॉट रिएक्शन निकाल सकता हूं 1 इंटू प्लस 1 इंटू 0 माइनस 1 इंटू डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ माइनस 1 इंटू 0, इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन दैट विल बी 1 इंटू CO2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन है -39 माइनस 1 इंटू SnO2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन -181। तो ये वैल्यू हो जाएगी +187। वैल्यू इज +187 किलो जूल। अब डेल्टा एस नॉट रिएक्शन निकाला जाए। डेल्टा एस नॉट रिएक्शन हो जाएगा टोटल एंट्रोपी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो देखो एंट्रोपी ऑफ टिन कितना दिया है, मोलर एंट्रोपी 52 दी है, जूल में है लेकिन, ठीक है, जूल पर केल्विन पर मोल। 52 प्लस CO2 की 210 माइनस SnO2 की 56 प्लस कार्बन सॉलिड की 6।
तो ये आपका 62 या 260 तो 200 आ जाएगा। अब ये दोनों जो वैल्यूज हमने निकाल दी, पुट इट इन दिस इक्वेशन। डेल्टा एच नॉट तो आ गया 187 किलो जूल था ये, तो इंटू 1000 कर दो जूल में, और डेल्टा एस नॉट ये 200 जूल पर केल्विन, ये केल्विन में। एंड यू वांट दिस वैल्यू टू बी लेस देन 0 फॉर स्पॉन्टेनियस। तो डेल्टा ये क्या हो जाएगा, इंप्लाइज T इंटू 200 ग्रेटर देन 187,000, तो T हो जाएगा ग्रेटर देन 1870 by 2, which is 9, 3 और 5 केल्विन। हैंस T मिनिमम कितना हो गया, 935। तो ये आपका आंसर हो गया, इतना मिनिमम टेम्परेचर होगा तो ये जो स्टेराइट है उसका रिडक्शन फिजिबल हो जाएगा। आसान क्वेश्चन ही था, कोई डिफिकल्ट नहीं था बहुत। Enthalpies and entropies are independent of temperature. ये देखो, for a reaction A to P, the plots of concentration of A and concentration of P with time at temperature T1 and T2 are given below. ये A के कंसंट्रेशन का ग्राफ है, ये P के ग्राफ। तो कुछ ये पहले इसमें A रिएक्टेंट है, तो A का कंसंट्रेशन, ये दो अलग अलग टेम्परेचर पे बात हो रही है, दिया भी है T2 ग्रेटर देन T1 है। तो इनिशियली A का जो कंसंट्रेशन है वो कहीं यहां से स्टार्ट हुआ 5 से ऊपर से, और एट टेम्परेचर T1 रिएक्टर का कंसंट्रेशन 5 से कम हो गया। ये T1 है, ये T2 है, यहाँ पे ये T1 है, ये T2 है। और T1 पे जो प्रोडक्ट है उसका कंसंट्रेशन 0 से स्टार्ट हुआ था लेकिन 5 से ज्यादा हो गया, यानी एट T1 रिएक्शन आपको ये दी हुई है, तो कंसंट्रेशन ऑफ P ग्रेटर देन 5 है, एट इक्विलिब्रियम, और A का कंसंट्रेशन लेस देन 5 है। तो डेफिनेटली जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kc, K1, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। एट T2 पे क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और ज्यादा बढ़ जा रहा है, वहां से ज्यादा ही, पर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और बढ़ जा रहा है, रिएक्टेंट और कम हो जा रहा है। नहीं, एट T2 प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम हो जा रहा है पहले से जो था,
और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और बढ़ जा रहा है, ये चीज। तो यानी कहने का मतलब है कि K की जो वैल्यू है K2 अभी भी रहेगा तो ग्रेटर देन 1 ही, पर क्योंकि प्रोडक्ट बढ़ गया, प्रोडक्ट कम हो गया पहले से कंसंट्रेशन, और रिएक्टेंट का बढ़ गया पहले से एट इक्विलिब्रियम, तो जो K2 और K1 दोनों के में K2 के भी लेकिन जो है वो K2 में प्रोडक्ट कम हो गया आपका पहले से, और रिएक्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर T2 पे बढ़ गई, तो K2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K2 लेस देन, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है T2 ग्रेटर देन T1 है, K2 लेस देन K1 है। दैट इम्प्लाइज कि रिएक्शन जो है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे K कम होना इज द फीचर ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। डेल्टा H नॉट लेस देन T2 ग्रेटर देन T1 दिया हुआ है। तो एक तो ये चीज हो गई, तो ये नहीं हो सकता, बस अभी इतनी बात है, ये नहीं हो सकता। अब आपको डेल्टा G0 और ये बताना, ये भी बताना है। तो एक चीज देखो, K2 भी ग्रेटर देन 1 है, K1 भी ग्रेटर देन 1 है, तो अगर डेल्टा G0 इक्वल टू क्या होता है, -RT ln K। T1 है तो K1, T2 है तो K2। तो अगर वैल्यू ऑफ K मोर देन 1 है ही हर केस में, तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो क्योंकि दोनों ही केसेस में K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो डेल्टा G0 जो है वो आपका लेस देन 0। तो ये बात भी सही है, पर ये तो गलत हो ही चुका है। ये अभी भी हो सकता है, ये अभी भी हो सकता है, क्योंकि इसमें ये तो पहले हमने डिस्कार्ड कर दिया, बट ये अभी तीनों ही कंटेंशन में है। इनमें से कोई एक होगा, होगा तो। अब डेल्टा S नोट के बारे में सोचते हैं। तो आपके पास डेल्टा G0, हमको एक रिलेशन ये भी दिया हुआ है, ln K at T2 is greater than ln K at T1 to ln K at T2 is greater than T2 by, हमें एक चीज दी हुई है रिलेशन, पहले डेल्टा G0, तो अगर मैं इसे दू ln K1, इसे ऐसा लिख सकते हैं, -RT2 ln K2, एंथैल्पी चेंज, एंट्रोपी चेंज टेम्परेचर पे इतना नहीं बदल रहा है, बोल भी दिया है हम लोगों ने।
तो अगर इसको हम डिवाइड कर दें तो T1/T2 तो एक्चुअली देखो, इसको हम बोल सकते हैं T1 ln K2/ln K1। हमको ये दिया हुआ है कि जो ln K2 है ln K है T1, हमें ये दिया हुआ है हमें ये वैल्यू दी हुई है ln is greater than T2/T1, greater than T2/T1, ये गिवन है। तो ऐसे देखो, अगर इसको पहले इक्वेशन उसी फॉर्म में ले आओ कि ये T2 ln K1 ये है ग्रेटर देन T2/T1, ग्रेटर देन T2/T1, यानी ये और ये चीज हो गई। T2 कट गया, पॉजिटिव क्वांटिटी है, T1 कट गया। तो अब आपके पास ये रह गया डेल्टा H0। ये क्या होता है? दिस वैल्यू इज डेल्टा जी है, और डेल्टा जी हम पहले ही बोल चुके हैं नेगेटिव है। डेल्टा जी है पूरा ही नेगेटिव, पहले ही नेगेटिव है, ये वैल्यू आपकी नेगेटिव है। तो जब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये मिस्टेक बहुत हो सकती है, बहुत ही साइलेंट मिस्टेक है, पता भी नहीं चलेगा, गलती हो जाएगी। कि ये इनइक्वल साइन है, ये वैल्यू डेल्टा जी नॉट है, क्योंकि नेगेटिव है, तो ये साइन बदल जाए डेल्टा ये कट गया। T2 डेल्टा S0 माइनस T1 डेल्टा S0, T2 माइनस T1। तो ये वैल्यू तो T2 क्या है? T2 हमें क्या दिया हुआ है? T2 ग्रेटर देन T1, तो ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई, इसको लेस होने के लिए आना पड़ेगा, हैज टू बी लेस देन 0। तो ये हो गया डेल्टा S0 लेस देन 0, यानी ये आंसर इज आंसर AC हो जाएगा। तो ये आपका हो गया। स्नैपशॉट लेना तो स्नैपशॉट ले लो।
आगे वीडियो आप पीछे करके भी देख सकते हो। ये देखो, इन अ 1 लीटर फ्लास्क, 1 लीटर फ्लास्क है, 6 moles of A undergoes the reaction A से P gaseous। ये रिएक्शन है, P का कंसंट्रेशन दिया, द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम टू टेम्परेचर्स T1 एंड T2 इज शोन। तो P से A से P, एट टेम्परेचर, इसका इनिशियल मोल है 6, या कंसंट्रेशन भी 6 है क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर है। तो देखो, एट टेम्परेचर T1, भाई आपका ये A माइनस एक्स हुआ टू रीच इक्विलिब्रियम, तो ये x बना, x की वैल्यू दी हुई है 4 मोलर। तो ये हो जाएगा, ये तो 6 है ही, 6 माइनस 4 ये हो जाएगा 2 मोलर। तो K1 की वैल्यू हो गई 4 बाई, K1 हो गया 4/2 विच इज 2। अब K2 एट टेम्परेचर T2, ये हो जाएगा 6 माइनस एक्स, पर ये वैल्यू दी हुई है T2 पे 2, तो ये हो जाएगी 4। तो K2 हो गया 2/4, दैट इज हाफ। तो आप क्या डिड्यूस, K2 इज बिकमिंग लेसर देन K1 एज टेम्परेचर। K2 आपका क्या हो गया, पहले पहले हमने डिस्कस किया था T1 पे, हाँ, फिर K2, तो K2 जो है वो लेस देन K1 है, और टेम्परेचर T2 लेस देन T1 है। तो टेम्परेचर बढ़ने पे K कम हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पे K की वैल्यू आपकी कम हो रही है। या T1 ग्रेटर देन, तो K1 ग्रेटर देन K2 है, टेम्परेचर कम किया K कम हो गया। तो इससे क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़े तो वैल्यू बढ़ रही है, टेम्परेचर कम हो रही है तो वैल्यू कम हो रही है। तो इसका मतलब है कि रिएक्शन कैसी हो गई, टेम्परेचर बढ़ने पे बढ़े, कम होने पे बोला एंडोथर्मिक। रिएक्शन इज तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, कि जो थी नहीं थी, पता नहीं, आई डोंट नो बस। अब देखो, K1 K2 हमने निकाल लिया, बात सही। अब डेल्टा G2 नॉट क्या हो जाएगा, माइनस R T2 ln K2 माइनस माइनस R T1 ln K1 R T2 ln X। T1 इक्वल टू 2T2 है, K2 प्लस ट्वाइस R T2 R T2 ln X। R कट गया, T2 कट गया, तो ये हो गया ln K1 स्क्वायर बाई K2
is ln x. Hence x is k1 square by k2. k1 की वैल्यू क्या है? k1 की वैल्यू 2 है और k2 हाफ है. 8 हो गया. ये वैल्यू 8 हो गई. क्वेश्चन आसान ही था. क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है. देखो 1 mole of an ideal monoatomic gas undergoes 2 reversible processes. A से B, जो कि एडियाबेटिक बोला हुआ है. B से C, B से C देख के ही लग रहा है कि आइसोथर्मल टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग. If the total heat absorbed in the entire process A से B and B से C is RT2 ln2 ln10, the value of 2 log V3 is. आपको ये दिया है कि Q A से B plus total Q B to C. This will not be simply Q A to C. It is not a state function. अलग अलग निकालना पड़ता है. पर ये दिया हुआ है RT2 ln10. क्योंकि A से B आपका एडियाबेटिक है तो ये वैल्यू 0 होगी. तो ये रह जाएगा Q ln10. अब Q B to C क्या है? B से C आपके रिवर्सिबल आइसोथर्मल है तो B से C में डेल्टा U तो 0 होगा, आइसोथर्मल है. NCV डेल्टा T ही नहीं है. बाई फर्स्ट लॉ डेल्टा U इक्वल टू Q को छोटा लिखता हूं मैंने तुम लोग बताया था कि Q बीइंग अ पाथ में छोटा लिखना चाहिए, छोटा लिखा मैं. तो Q B2 माइनस वर्क डन बाई सिस्टम B2C. तो वर्क डन बाई सिस्टम ये तो 0 है, becomes Q A to B. becomes Q A to B नहीं, Q तो वर्क डन कैसे निकालेंगे भाई? सिस्टम यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस है तो RT टेम्परेचर TB या T2 RT2 ln V3 by V2 RT2 ln V3 by V2. तो आपका ये रिलेशन हो गया, ये तो दिया ही था तो ये हो जाएगा RT2 ln 10 .
इससे मिल गया V3/V2 इक्वल टू, अब ये देखो हमें V3 निकालना है, फिर 2 log V3 निकाल, पर पहले V3 निकालना है। अब V3 और V2 रिलेशनशिप किया जाए, V2 को कैसे निकाला जाए? तो यहाँ पे टेम्परेचर हमें ये मालूम है, ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, और अच्छा हमें ये वॉल्यूम भी दिया है ना, ये देखो हमें V1 की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर क्यूब। ग्राफ को ऑब्जर्व करो, तो ये वाली स्टेप जो है वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक है। तो मैं एक क्वेश्चन आता हूँ, TV Γ-1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी T1V1 T2 आपका 60 है, T1 600 है, तो ये आएगा T1/T2 V2/V1। इस गैस का CP दिया हुआ है 5/2R, तो CV होगा 3/2R, तो CP/CV हो जाएगा गामा 5/3। तो T1/T2 तो आपका हो गया 600/60 10। V2 V1 की वैल्यू 10 है, गामा में 5/3 -1 2/3 हो गया। तो V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? V2 इक्वल टू V2 2/3 is 10 5/3, और V2 को 3/2 और कर दिया, तो 10 तो V2 10 5/2 हो गया। अब इस पे आओ, V3 is 10 टाइम्स V2, तो ये 10 7/2 हो गया। log V3 7/2 log 10, हमें चाहिए 2 log V3, हमें दिया है 2 log V3 is log 10 के लिए तो क्या होगी, बेस 10, ये 1 ही हो जाएगी। तो 2 log V3 कितना हो गया, 7। ये आंसर, दिस इज योर आंसर। तो आंसर इसका 7 हो जाएगा इस क्वेश्चन, आंसर विल बी 7। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया।